हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद दोस्तों। धूप की तीव्रता ऐसी थी कि लगता था मानो सूरज अपने क्रोध का पूरा भार मेरी त्वचा पर डाल रहा हो। मैं खेतों में खड़ा था, थकावट और निराशा से भरा। शरीर इतना तप रहा था कि मुझे ऐसा लगा जैसे हर नस में बुखार दौड़ रहा हो। अपने कदम घसीटते हुए मैं खेत के उस एकमात्र पेड़ की ओर बढ़ा जो इस बंजर भूमि में छांव का एकमात्र सहारा था। मैं वहां पहुंचकर घास पर लेट गया, सिर को पेड़ के तने से टिकाया और गहरी सांस ली। गर्म हवा मेरी त्वचा को छू रही थी, लेकिन उस पेड़ की छांव में हल्की ठंडक का एहसास था। आंखें बंद करते ही मन में निराशा का एक तूफान उमड़ने लगा। यही खेत कभी लहलहाता था, लेकिन अब केवल सूखी दरारें और बंजर मिट्टी नजर आती थी। तभी मेरे कानों में हल्की, बेहद मधुर आवाज आई, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? यह आवाज इतनी धीमी थी कि मुझे लगा शायद ये मेरा भ्रम है। मैंने अपनी आंखें नहीं खोली, अनसुना कर दिया। लेकिन कुछ ही पल में वही आवाज फिर से गूंजी। इस बार यह स्पष्ट और थोड़ा तेज थी, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? मैं चौंक गया। धीरे धीरे मैंने अपनी आंखें खोली और बाईं ओर देखा। जो दृश्य मैंने देखा उसने मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी। एक अद्भुत सुंदर महिला मेरे सामने खड़ी थी। उसके रूप की छटा ऐसी थी जैसे उसने प्रकृति के सभी रंग अपने भीतर समेट लिए हों। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे उनमें अनकही कहानियां छुपी हों। उसके बाल खुले हुए थे, जो हवा में लहराते हुए उसके चेहरे की खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। कुछ क्षण तक मैं उसकी ओर देखता ही रह गया, जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मेरे मन में सवाल उमड़ने लगे, ये कौन है? इस सुनसान खेत में इतनी तेज धूप में कैसे पहुंची? उसने अपनी मृदुल आवाज में फिर कहा, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? उसकी आवाज में इतनी विनम्रता और मिठास थी कि मैं कुछ कह नहीं पाया। बिना कुछ बोले मैं उठा और अपने पास रखे मटके की ओर बढ़ा। मेरी उंगलियां मटके को पकड़ते समय हल्की सी कांपीं, लेकिन मैंने खुद को संभाला। एक गिलास भरा और उसकी ओर बढ़ा दिया। उसने पानी का गिलास मेरे हाथ से लिया और कुछ ही पलों में सारा पानी पी लिया। धन्यवाद, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान में एक जादू था, ऐसा लगा जैसे वक्त वहीं थम गया हो। मैं उसे देखता रहा और मेरे मन में सवालों की एक झड़ी लग गई। यह कौन है? यहाँ कैसे आई? मैंने खुद को संभालते हुए उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे आई? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। उसने हौले से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं हाल ही में इस गांव में आई हूँ। आज खेत देखने निकली थी, लेकिन पानी लाना भूल गई। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ मिल गए, मुझे सच में बहुत प्यास लगी थी। उसकी आवाज में सच्चाई थी, लेकिन उसकी खूबसूरती और उसका अंदाज यह नहीं बताता था कि वह किसी साधारण गांव की महिला है। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी जो मुझे रहस्यमयी लगी। मैंने कहा, बैठो ना, देखो मेरी छोटी खाट है। जल्दी से उठकर मैंने खाट बिछाई और कहा, बैठो ना। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं, अब मुझे जाना है। इतना कहकर वह अपने खेत की ओर चल पड़ी। मैं उसे जाते हुए बस देखता ही रह गया। उसकी खूबसूरती में ऐसा आकर्षण था जैसे कोई अप्सरा मेरे सामने से गुजर रही हो। वह धीरे धीरे चल रही थी और मैं उसे एकटक देखता रहा। मेरे मन में बस यही ख्याल था कि अगर वह थोड़ी देर और ठहरती तो कितना अच्छा होता। लेकिन वह चली गई और मैं उसकी छवि को मन में संजोए वहीं पेड़ के नीचे बैठा रहा। धूप और थकान जैसे कहीं गायब हो गई थी। मन एकदम शांत था और दिल गहराई से खुशी महसूस कर रहा था। उसके जाने के बाद भी उसकी मुस्कान और उसकी बातें मेरे दिलो दिमाग में गूंजती रहीं। 2 दिन बीत गए, लेकिन वह महिला फिर नजर नहीं आई। मैं उसे खोजता रहा, सोचता रहा कि वह फिर कब आएगी। एक दिन दोपहर में जब मैं खेत में काम कर रहा था, तो वही जानी पहचानी छवि फिर से मेरी ओर बढ़ती नजर आई। उसे देखकर मेरा दिल खुशी से भर गया। मैं गेहूं के खेत को पानी दे रहा था। उसने पास आकर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कैसे हो? मैंने थोड़ी झिझक के साथ पूछा, क्या हुआ, तुम्हें पानी चाहिए क्या? उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, आज मैंने पानी साथ लाया है।
मैं उसकी इस बात पर हल्का सा मुस्कुरा दिया। वह मुझसे कुछ दूरी पर खड़ी थी। उसकी उपस्थिति से मेरा मन फिर से खिला हुआ महसूस करने लगा। मैंने उसकी ओर देखते हुए पूछा, यह खेत पहले रामराव संभालते थे? अचानक आप यहाँ कैसे आ गईं? उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह खेत मेरा है। मैंने रामराव को इसे संभालने दिया था, लेकिन अब मैंने सोचा कि मैं खुद गांव आकर इसे संभाल लूंगी। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा चौंका और कहा, सच कहूं तो मुझे ऐसा नहीं लगा था कि आप किसान होंगी। आप तो शहर की महिला लगती हैं। मेरी बात सुनकर वह हल्के से हंस पड़ी और बोली, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं शहर में ही पली बड़ी हूं, लेकिन अब मैंने तय किया है कि इस गांव में रहकर खेती करूंगी। उसकी बातों में एक अजीब सी दृढ़ता थी जो मुझे प्रभावित कर रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यह जानकर अच्छा लगा, और अगर आपको किसी भी चीज की मदद चाहिए तो जरूर बताइए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। मुझे खेती के बारे में ज्यादा नहीं पता, इसलिए मैं तुमसे सीखना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया। मैंने कहा, चिंता मत कीजिए, मैं आपको सब कुछ सिखाने में मदद करूंगा। उसने आभार भरी नजरों से मेरी ओर देखा और कहा, धन्यवाद अरुण। उसका नाम सुनकर मुझे लगा जैसे यह नाम उसकी सादगी और सुंदरता को पूरी तरह से बयां करता है। मैंने खाट की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, मेरी छोटी सी खाट है, बैठो ना, थोड़ा आराम कर लो। उसने कहा, नहीं, अब मुझे जाना चाहिए। लेकिन उसकी मुस्कान और उसकी आंखों की चमक मेरी दुनिया को फिर से रोशन कर गई। थोड़ी बात करने के बाद उसने कहा, अब मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे थोड़ा काम करना है। मैंने कहा, हाँ, कोई बात नहीं। दूसरे दिन जब मैं खेत में चारा डाल रहा था तो वह फिर आई। आज वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने गुलाबी रंग की साड़ी और रंग बिरंगा ब्लाउज पहना था। उसके हाथ में एक बैग था। दूर से उसने पूछा, अरुण जी, क्या कर रहे हैं? क्या आपका खाना हो गया? मैंने कहा, दोपहर को घर जाने वाला हूं, चिंता मत करो। वह बोली, आपको घर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपके लिए खाना लाया है। मैंने पूछा, क्या? वह हंसते हुए बोली, हाँ, मैंने एक अच्छा डब्बा लाया है। मुझे भी भूख लगी है, इसीलिए मैंने तय किया कि हम एक साथ खाएंगे। मैंने कहा, आप बैठिए, मैं काम खत्म करके आता हूं। वह पेड़ के नीचे बैठ गई और मैंने थोड़ी देर में काम खत्म कर लिया। वह आसानी से बैठी हुई थी। मैं उसे और उसके खाने के डब्बे को देखकर सोचने लगा। ये मेरे लिए बहुत अलग अनुभव था क्योंकि मैं हमेशा खेत में अकेला होता था और कभी किसी ने मेरे लिए खाना नहीं लाया था। उसने डब्बा खोला और खाने के सामान निकालने लगी। उसने कहा, लो, खाओ। मैं नीचे बैठ गया और उसने पानी की बोतल मेरे पास रख दी। मैंने कहा, अरे, आज आपने पानी की बोतल भी लाई है? वह बोली, हाँ, मैंने घर से ही लाया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मैंने बोला, किसी को पानी देना तो पुण्य का काम है। मैंने बोतल से थोड़ा पानी लेकर हाथ धोए। उसने आलू के पराठे, पुदीने की चटनी और दही लाया था। मैंने खाना शुरू किया। पहला कौर मुंह में डालते ही ऐसा स्वाद आया कि मैं ठहर गया। ऐसा अद्भुत स्वाद मैंने पहले कभी नहीं चखा था। हर मसाला, हर स्वाद बिल्कुल संतुलित था। 2-3 कौर खाने के बाद उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपको पसंद आया? मैंने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल, ये बहुत ही लाजवाब है। ऐसा खाना मैंने कभी नहीं खाया। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आपकी तरह मुझे ये सुनना अच्छा लगता है। उसकी बातों ने जैसे मेरी तारीफ को और गहराई दे दी। मैं थोड़ा सकपकाया, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए कहा, आप भी खाइए। उसने मेरी ओर देखा और खाना शुरू कर दिया। हम दोनों खाना खा रहे थे और उसके हर शब्द में एक अनोखी सादगी थी जो मुझे उसकी ओर और खींच रही थी। थोड़ी देर बाद उसने कहा, अरुण जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। मैंने उसे उत्सुकता से देखा और कहा, हाँ, पूछिए। उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा, आप हमेशा खेत में अकेले ही दिखते हैं, आपकी परिवार नहीं है? उसका सवाल सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर मैंने कहा, नहीं, मेरी अभी शादी नहीं हुई है। उसने मेरी ओर हैरानी भरी नजरों से देखा। मैंने उसकी नजरें पढ़ते हुए आगे कहा, मैं अपने चाचा और चाची के साथ रहता हूँ। वे इसी गांव में हैं। उन्होंने मुझे बचपन से पाला है। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा है। फिर उसने थोड़ा रुक कर कहा, अरुण जी,
मैं भी आपको हमेशा खेत में अकेले देखती हूँ। आपकी परिवार कहाँ है? उसका सवाल सुनकर मैंने भी उसकी ओर देखा और कहा, आपकी फैमिली गांव में नहीं है? उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, सच बताऊं तो मेरी कोई फैमिली नहीं है। उसकी यह बात सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया। मैंने पूछा, क्यों? उसने अपनी नजरें झुकाकर कहा, मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए थे। मैं उनकी दूसरी पत्नी थी। उनके पहली पत्नी से एक बेटा है जिसकी शादी हो चुकी है, लेकिन मेरा सौतेला बेटा और उसकी पत्नी मुझसे बहुत बुरा व्यवहार करने लगे थे। इसलिए मैंने सब कुछ छोड़कर इस गांव में आना ही बेहतर समझा। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द उठा। मैंने कहा, यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। उसने हल्के से मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे पति ने अपने मरने से पहले इस गांव में मेरे नाम पर 4 एकड़ खेती खरीद दी थी। अब यही मेरा सहारा है। उसकी बातों में छिपा दर्द मुझे महसूस हो रहा था। यह सब बोलते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी कहानी सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, अरे प्रिया जी, इतना बुरा मत मानिए। मैं आपकी मदद के लिए हमेशा यहाँ हूँ। खेती में आपको जो मदद चाहिए बताइए, और बाकी सब भगवान के हाथ में होता है, हमारे हाथ में नहीं। वह बोली, सच कह रहे हैं। अरुण जी, खाने के दौरान हम थोड़ा और बातें करते रहे। जब खाना खत्म हुआ तो वह जाते जाते बोली, मैं रोज आपके खेत में आती हूँ, लेकिन आप कभी मेरे खेत में नहीं आए। मैंने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं कल दोपहर जरूर को आऊंगा। उसने कहा, मैं रोज ही यहाँ खेत में होती हूँ। मैंने वादा किया, कल आपके खेत में जरूर आऊंगा। जब वह गई तो मैं सोच रहा था कि उसके जीवन में इतनी सारी परेशानियों के बावजूद वह कितनी शांत और संयमी है। अगले दिन दोपहर के करीब, जब मैं अपना महत्वपूर्ण काम खत्म कर चुका था, तो मुझे उसकी याद आई और मैं सीधे उसके खेत की ओर गया। उसके खेत के बांध पर पहुंचने पर मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वह कहीं नहीं दिखी। फिर मैंने आवाज लगाई, प्रिया जी। जब मैंने जोर से आवाज दी तो एक कोने से उसका उत्तर आया, मैं यहाँ हूं। वह बैठी हुई थी और अपने हाथ में कुदाल थी। मैं उसके पास गया। उसने हंसते हुए कहा, मुझे लगा आप आने वाले नहीं हैं। मैंने कहा, कैसे नहीं? आप इतनी सम्मानजनक तरीके से बुला रही हैं तो मैं कैसे नहीं आऊंगा? उसकी हंसी में खुशी छलक रही थी। मैं वहां कुछ समय बैठा रहा और उससे बात करता रहा। उसने कहा, चलो वहां पेड़ के नीचे बैठते हैं। वह खड़ी हुई और उसने अपनी साड़ी का पल्लू कमर में बांध लिया। हम दोनों उसके खेत में एक नींबू के पेड़ के नीचे पहुंचे। उसका पल्लू बांधना उसे एक असली किसान की तरह दिखा रहा था। मैं उसे देखते रह गया। उसने कहा, क्या हुआ? किस लिए देख रहे हो? मैंने हंसते हुए कहा, आज तुम सच में एकदम असली किसान लग रही हो। मेरी यह बात सुनते ही वह थोड़ा झेंपते हुए मुस्कुराई और फिर बोली, क्या बात है अरुण जी, आज तो आप खुद पैरों में पल्लू बांधकर काम करने लगे हैं। उसकी हंसी में एक मासूमियत और सादगी थी जो दिल को छू गई। मुझे लगा जैसे हम दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन रहा हो, एक समझ जो सिर्फ हम दोनों ही महसूस कर रहे थे। उसकी बातों में एक अनोखी आत्मीयता थी जो मेरे दिल को आराम और सुकून देती जा रही थी। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, ऐसा नहीं है, बस कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन खेतों का काम करना भी एक अलग ही अनुभव है। हम दोनों की बातें यहीं तक होती कि उसने फिर कहा, अच्छा हुआ अरुण जी, आप आ गए। मुझे बहुत भूख लग रही थी, सुबह से कुछ नहीं खाया। उसकी आवाज में हल्की सी थकान और भूख की झलक थी और मैं समझ गया कि वह सच में थकी हुई होगी। वह यह कहते हुए अपने पल्लू को ढीला कर रही थी और एक पेड़ की शाखा से लटकाए हुए डिब्बे को खोलने की कोशिश कर रही थी। डिब्बा कुछ ऊंचाई पर बंधा हुआ था और उसे खोलने के लिए उसे थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। वह धीरे धीरे ऊंचे हो रही थी, लेकिन उसके कदमों में एक अजीब सी नाजुकता थी, जैसे कोई असमंजस हो, या शायद उसका ध्यान पूरी तरह से डिब्बे पर था। तभी एक पल ऐसा आया जब उसका संतुलन थोड़ा बिगड़ गया और वह गिरने वाली थी। बिना कुछ सोचे समझे मैंने तुरंत उसकी ओर दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे प्रिया जी, जरा संभल कर, मुझे बता देती तो मैं खुद डिब्बा पकड़ लेता। मेरी बात सुनकर वह थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर उसने मुझसे मुस्कुराते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है अरुण जी,
मैं हमेशा यही करती हूँ, डिब्बा बांधना और खुद इसे खोलने की कोशिश करना मुझे आदत है। लेकिन उस वक्त उसका हाथ मेरे हाथ में था और वह बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे कुछ पल के लिए रोक सी दी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे समय खुद को थाम लिया हो और हम दोनों इस शांत पलों में खो गए हों। उसकी नज़दीकी से उसकी सांसें भी तेज हो गईं और मैं उसकी नज़रों में खो सा गया। तभी एक हल्की सी हवा ने उसके कंधे से पल्लू को उड़ा दिया और वह जमीन पर गिरने लगा। वह हड़बड़ी में अपना पल्लू संभालने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर एक ख्वाब जैसी मासूमियत थी जो मेरी आत्मा को छू गई। उस पल में उसका सौंदर्य और उसके आसपास की हवा ने जैसे समय को थाम लिया हो। मैं उसकी तरफ बढ़ते हुए मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुमने पहले ही बता दिया होता तो मैं डिब्बा खुद ही पकड़ लेता। उसकी आंखों में एक और हल्की सी मुस्कान आई और उसने अपना पल्लू जल्दी से ठीक किया। वह अब पहले से कहीं ज्यादा सहज और आरामदायक लग रही थी, जैसे किसी ने उसकी सारी चिंता और थकान को दूर कर दिया हो। मैंने फिर से डिब्बा उसकी ओर बढ़ाया और इस बार वह थोड़ा संकोच करते हुए लेकिन कृतज्ञता से मुझे धन्यवाद दिया। वह गर्मी की धूप थी जो हमारे चेहरे पर हल्की सी लकीरें बना रही थी, लेकिन उस पल की ताजगी और सुकून ने जैसे हमें सारी गर्मी और थकान से परे कर दिया था। वह क्षण जिसमें हम दोनों एक दूसरे के पास थे मेरे दिल में गहरे तौर पर बस गया था। यह सिर्फ एक साधारण दिन नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा पल था जिसे हम दोनों कभी भूल नहीं सकते थे। हम दोनों एक पेड़ के नीचे एक लकड़ी पर बैठ गए। प्रिया ने कहा, धन्यवाद अरुण जी, आपने मुझे गिरने से बचाया, नहीं तो सच में मुझे चोट लग जाती। मैंने जवाब दिया, ऐसा कैसे होता, मैं आपको गिरने नहीं देता। फिर उसने कहा, तो तुम्हारे चाचा चाची कभी खेत में नहीं आते? मैंने बताया, वे घर पर ही रहते हैं, खेती का सारा काम मैं ही देखता हूं। उसने पूछा, क्या तुम्हारे चाचा चाची के बच्चे नहीं हैं? मैंने कहा है, उनके बच्चे पढ़ाई करके शहर में अच्छी नौकरी करने गए हैं। फिर मैंने कहा, मेरे माता पिता बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए थे। तब से मेरे चाचा चाची ने मुझे बड़ा किया, लेकिन उन्होंने मुझे कभी स्कूल जाने नहीं दिया। यह सुनकर वह बोली, क्या, क्यों? मैंने कहा, वे मुझे पराए बच्चे की तरह समझ थे। छोटे होने पर मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मैं उन्हें अपने माता पिता मानता था, लेकिन जब बड़ा हुआ तब सच सामने आया। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाई करवाई, लेकिन मुझे खेत पर काम करने के लिए ही रखा। मेरे यह बोलते वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए। प्रिया ने मेरी बात सुनकर दुखी होकर कहा, ऐसा मत सोचो, ये सब तुम्हारे नसीब में था। मैंने कहा, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, जो नसीब में होता है वही होता है। उसने अपनी साड़ी का पल्लू लेकर मेरे गालों को पहुंचते हुए कहा, समझो, इस बात को मत ले जाओ। तुमने ही कहा था ना कि जो नसीब में होता है वही होता है। उसका यह कहना बिल्कुल सच था। हम नजदीक बैठे हुए थे और उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा। मैंने उसकी ओर देखा, लेकिन वह सामने देख रही थी। शायद उसने मुझे सांत्वना देने के लिए ऐसा किया था। उसका यह कोमल स्पर्श मेरे लिए बहुत खास और सुखद अनुभव था। उस दिन शाम तक हम वहां बैठे रहे। अब मैं रोज ही खेत में प्रिया से मिलता था और बातें करता था, लेकिन जब मेरे खेत में मजदूर काम कर रहे होते तब वह मेरे खेत में नहीं आती थी। ठीक उसी तरह जब उसके खेत में मजदूर होते तब मैं भी उसके खेत में नहीं जाता था। बिना कुछ कहे हम दोनों ने यह अनकहा नियम बना लिया था। इन सभी मुलाकातों में 6 महीने बिना एहसास के निकल गए। अब गर्मियों का अंत हो चुका था और बारिशों का मौसम शुरू हो गया था। फसलें लहलहा रही थीं। एक दिन मैं खेत में काम कर रहा था और अचानक बारिश शुरू हो गई। उस दिन मैं छतरी लाना भूल गया था, इसलिए मैं खेत पर ही था। प्रिया का खेत वहां से बहुत करीब था। जैसे ही बारिश शुरू हुई मैंने उसके खेत की ओर दौड़ लगाई। मैं उसे एक पेड़ के नीचे खड़ा देखकर हंस पड़ा। उसके हाथ में छतरी थी। मैं दौड़ते हुए उसके पास पहुंचा, लेकिन बारिश में पूरी तरह भीग चुका था। उसके पास जाकर खड़ा हो गया और बोला, देखो ना, अचानक बारिश शुरू हो गई है। तुम तो बारिश में भी भीग गई हो, क्या करूं? आज छतरी लाना भूल गया। वह मेरे पास ही छतरी लेकर खड़ी थी। उसने मेरी तरफ देखा और तुरंत मेरे पास आकर मुझे अपनी छतरी में ले लिया। मैंने उसकी ओर मुस्कुराया और उसे भी हंसते हुए देखा।
मैंने कहा, धन्यवाद प्रिया जी। उसने पूछा, किस बात के लिए धन्यवाद? तुम छतरी के लिए क्या बोल रहे हो? तुमने मुझे पढ़ाई के समय कितनी मदद की, मैंने तुम्हें थोड़ी बहुत मदद की, इसमें तो खुशी ही है। प्रिया ने आगे कहा, मुझे एक बात कहनी थी। मैंने कहा, हाँ कहो। उसने कहा, मुझे प्रिया जी मत कहो, सिर्फ प्रिया बुलाओ। मैंने कहा, ठीक है। अब बारिश तेज हो गई थी, नदियां और नाले बहने लगे थे और खेतों में भी पानी भरने लगा था। छतरी इतनी बड़ी नहीं थी, इसलिए चारों ओर से कुछ पानी की बूंदें हम पर गिर रही थीं। इसी कारण वह थोड़ा और मेरे करीब सरक गई। मेरे कंधे उसके कंधे से लगे थे। काफी देर तक बारिश और हवा चलती रही। उसे ठंड लगने लगी थी और वह थोड़ी कांप भी रही थी। मैंने अपना एक हाथ उसके कंधे पर रख दिया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे यह करते हुए बहुत अच्छा लगा। मेरे मन में ख्याल आया कि अगर प्रिया मेरी पत्नी होती तो कितना अच्छा होता, लेकिन मैंने तुरंत उस सोच को दूर कर दिया, क्योंकि यह संभव नहीं था। मुझे पता था कि ऐसे विचारों से बस मन को ही दुख होगा। वह बोली, कितना समय हो गया, बारिश हो रही है, पता नहीं कब थमेगी। मैंने कहा, हाँ प्रिया। हमारे बीच की दूरी खत्म हो चुकी थी। बारिश की बूंदें हमारे चारों ओर एक पर्दा बना रही थीं, लेकिन उस पल में जैसे सब कुछ थम गया था। हम इतने करीब खड़े थे कि मैं उसकी तेज होती सांसों को महसूस कर सकता था। उसकी आंखें मुझसे कुछ कहना चाह रही थीं, लेकिन शब्दों की जरूरत नहीं थी। उसकी ओर देखते हुए मुझे एहसास हुआ कि यह पल जीवन का सबसे अनमोल पल है। उसने भी मेरी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान जैसे मेरे दिल की गहराइयों में उतर गई। ठंड के कारण हमारे होंठ कांप रहे थे, लेकिन उस पल में यह ठंड भी एक प्यारा एहसास बन गई थी। मैंने उसके हाथ से छतरी ली और अपने हाथ में पकड़ी। उसकी भीगी हुई लटें उसके चेहरे पर झूल रही थीं और मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। मैंने छतरी को अपने ऊपर ताना और धीरे से उसके ओर करीब आ गया। वह मेरी ओर देखती रही। उसकी आंखों में एक गहराई थी जिसमें मैं खोता चला गया। बारिश की बूंदें तेज हो चुकी थीं, लेकिन हमारे बीच एक अजीब सी खामोशी थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और मेरे दिल की धड़कनें जैसे उस बारिश की ताल के साथ एक हो गई थीं। उस पल में मुझे लगा जैसे हम दोनों एक अलग दुनिया में पहुंच गए हैं, जहां न समय था न जगह। यह सिर्फ हम थे, हमारी भावनाएं और यह बरसती हुई बारिश। कुछ देर बाद हमें भान हुआ कि बारिश थम चुकी थी। मैं थोड़ा झिझकते हुए पीछे हटा और उसने भी थोड़ा शर्माते हुए अपना सिर झुका लिया। उसने धीरे से कहा, अब बारिश थम गई है, तुम्हें भूख लग रही होगी। मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं प्रिया, तुमने जो पल दिया है उसके बाद मेरा दिल और पेट दोनों भरे हुए हैं। यह सुनकर वह लज्जा से अपना सिर झुकाकर मुस्कुराने लगी। तभी खेत के पास से एक आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा तो गांव की दादी मुझे पुकार रही थी। कच्चे रास्ते पर खड़ी दादी परेशान दिख रही थी। मैंने कहा, क्या हुआ दादी? उन्होंने कहा, अरे बेटा, इतना बड़ा तूफान आया और मेरी छतरी उड़ गई, वह कहीं नहीं मिल रही। मैंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, दादी, छतरी चली गई तो जाने दो, इतनी चिंता मत करो। थोड़ी देर बाद प्रिया भी वहां आ गई। दादी ने अपनी समस्या प्रिया को बताई। प्रिया ने बिना सोचे समझे अपनी छतरी दादी को थमा दी और कहा, ये लो दादी, चिंता मत करो। दादी ने छतरी लेते हुए प्रिया को ढेरों दुआएं दीं और वापस चली गईं। हम दोनों वहीं खड़े थे। प्रिया ने कहा, अब मुझे घर जाना होगा, काम है। इतना कहकर वह मुड़ी, लेकिन जाते जाते उसने मुझे एक प्यारी मुस्कान दी। उस मुस्कान ने मेरे दिल को जैसे फिर से धड़कने का कारण दिया। अगले दिन मैं खेत पर नहीं गया, क्योंकि मुझे खाद लेने के लिए शहर जाना था। दिन भर शहर में ही रहा, लेकिन प्रिया का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। मैं सोच रहा था कि वह मुझसे खेत पर जरूर मिलने आएगी, लेकिन उस दिन हमारा मिलना संभव नहीं हुआ। एक दिन बाद जब मैं खेत पर पहुंचा तो प्रिया तुरंत मेरे पास आई। उसकी आंखों में एक सवाल था। उसने बिना देरी किए पूछा, कल आप खेत पर क्यों नहीं आए? मैंने कहा, मुझे शहर जाना था, कुछ सामान लाना था। वह कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, अरुण जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? मैंने कहा, नहीं प्रिया, पूछो। वह मेरे करीब आकर धीमे से बोली, जो मैं पूछने वाली हूं वह थोड़ा खास है।
मैं थोड़ा असमंजस में था। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, अरुण जी, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? उसका यह सवाल सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरे चाचा चाची चाहते हैं कि मैं शादी न करूं। उनका मानना है कि अगर मैंने शादी कर ली तो परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी में मैं उनकी खेती को नहीं संभाल पाऊंगा। इसलिए मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा। प्रिया ने गंभीरता से मेरी बात सुनी और कहा, अरुण जी, यह ठीक है कि आपने अपने चाचा चाची का ख्याल रखा है, लेकिन आपको अपने भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। वे हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे। आपको अपनी जिंदगी तो जीनी है। मैंने उसकी बात से सहमति जताई और कहा, तुम सही कह रही हो प्रिया, लेकिन अब मेरी शादी की उम्र निकल रही है। मुझे नहीं लगता कि अब कोई मुझे अपनी बेटी देगा। प्रिया ने हंसते हुए कहा, ऐसी बात मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक लड़की है। मैंने चौंकते हुए पूछा, कौन है वह लड़की? क्या तुम उसे जानती हो? उसने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, अरुण जी, तुम उसे बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें कल बताऊंगी। इतना कहकर वह जल्दी जल्दी चली गई। मैं वहीं खड़ा रह गया, लेकिन मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। क्या वह खुद की बात कर रही थी? क्या वह मुझसे शादी करना चाहती है? मेरे दिल और दिमाग में बस यही सवाल गूंज रहे थे। शाम को जब मैं घर गया, तब भी मेरे मन में प्रिया के शब्द घूम रहे थे। उस रात मैं सो नहीं सका। मुझे बस इंतजार था कि कब सुबह होगी और कब प्रिया मुझे उस लड़की के बारे में बताएगी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी और अगर आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं।